हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप यूके में एज अ टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा काम करते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में ला सकते हैं कि नहीं, और अगर ला सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि अगर आप यूके में एज अ नर्स काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आते हैं टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, तो क्या आप एलिजिबल है अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ लाने के लिए या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल ही एलिजिबल है कि आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स यहाँ आके रहें। जो उसमें आपके हस्बैंड या फिर आपका जो वाइफ है वो हो सकती है या आपके बच्चे हो सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि डिपेंडेंट्स होते कौन से हैं। यूके लॉ के अकॉर्डिंग, यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन ये है कि वो आपका पार्टनर हो, या वो आपका हस्बैंड हो, या आपकी वाइफ हो, या सिविल पार्टनर हो, या आप 2 साल तक साथ में रह रहे हो, और आपके जो बच्चे हैं वो जो भी 18 ईयर्स से कम हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट आते हैं। तो डिपेंडेंट्स में आपके जैसे मम्मी पापा, अंकल आंटी, ये सब लोग नहीं आएंगे। जो भी आपका स्पाउस है वो आएगा, और आपके जो बच्चे हैं वो आएंगे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं। तो अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मोस्टली मैं आपको मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे सकती हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि क्या हम अपनी फैमिली अपने साथ लेके आएँ जब हमारा वीज़ा लग रहा हो। अगर आप मान लीजिए आपको COS मिल चुका है, आपको टिकट्स फाइनल है, आपको पता है कि अब आपको यहाँ पर जॉब मिल चुकी है, तो क्या आप तभी अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आएँ, या फिर आप पहले अकेले जाएँ और उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स का डिपेंडेंट वीज़ा लगाएं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को अपने साथ भी लेके आ सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले खुद आएँ और उसके बाद आप सेटल हो जाएं यहाँ पर, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुलाएं। उसमें सेटल होने में आपको 2 से 4 महीने तक लग सकते हैं। तो मैं आपको जो अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस से आपको जवाब दूंगी वो ये है कि मेरे हिसाब से आप पहले खुद अकेले आइए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, एक जो ट्रस्ट होता है आपका जो भी, वो आपको 2 महीने की फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको वो फ्री, केवल आपको ही आपका ट्रस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, आपकी फैमिली ही आपके बच्चों को नहीं कराता। तो अगर आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अपने साथ लेके आएंगे तो वो जो फ्री अकोमोडेशन है वो बस आपके लिए होगा, आपकी फैमिली और आपके बच्चे के लिए आपको अलग से अकोमोडेशन की करनी पड़ेगी या अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप जब आते हैं यूके में, बिल्कुल ही कल्चर टोटली ही डिफरेंट है, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है, और साथ साथ आपके ऊपर प्रेशर होता है आपके ऑस्की का। और यकीन मानिए दोस्तों, ऑस्की एक स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम होता है। हालांकि बहुत सारे लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करते हैं, पर वो जो फेस होता है वो जिसमें आपको पढ़ना भी है, क्लासेस भी लेनी है, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी झेलना है। तो अगर आप अपनी फैमिली लेके आते हैं तो आपका आधा ध्यान जो अपनी फैमिली में चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके लिए भी सारी चीज़ें नहीं होती है, तो वो भी थोड़े बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और आपको फिर अपनी वर्क लाइफ का स्ट्रेस, अपना ऑस्की एग्ज़ाम क्लियर करने का स्ट्रेस वो अलग होता है। तो कोशिश करिएगा कि जैसे आप अकेले आते हैं यूके में, 2 महीने आप फ्री में अपने अकोमोडेशन के रेंट उसमें रह सकते हैं, अकोमोडेशन में रह सकते हैं, ट्रस्ट के अकोमोडेशन पे, और उसके साथ साथ आप अपनी क्लासेस आराम से ले सकते हैं। सुबह 7:30 पे आपकी क्लासेस, आप मतलब निकल जाते हैं अपने हॉस्पिटल से क्लासेस लेने के लिए, और फिर शाम को आप 4:30-5 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद आप अपना घर पे आके अकेले होते हैं तो अपना रिवाइज करिए, दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद जब आपका एक बार ऑस्की क्लियर हो जाता है फिर तो आप बैंड 5 की सैलरी पे आ ही जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी ही होगी। प्लस एक एडवांटेज और ये है कि अगर आप अपनी फैमिली को 3-4 महीने बाद बुलाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है सेविंग करने का। तो वो जो आप 3-4 महीने में सेविंग करते हैं, उस सेविंग से आप अपनी फैमिली के लिए एक अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। आपको जो भी 2 BHK, अगर आपके एक बच्चा है तो भी आपको 2 BHK चाहिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे अगर बॉयज़ हैं दोनों के दोनों, तो आपका 2 BHK से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका एक बेटा और एक बेटी है तो आपको 3 बेडरूम ये लोग देंगे। इसके अलावा ये आपको, अगर इनको पता चलेगा कि आपकी एक बेटी, एक बेटा और आप स्पाउस है, तो आपको 3 बेडरूम चाहिए ही चाहिए। यहाँ की ये फिलॉसफी है कि अगर दोनों लड़के हैं तो वो एक कमरा शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक लड़का और एक लड़की है तो उनके लिए डेफिनेटली एक अलग अलग जो उनका रूम है, बेडरूम है, वो चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी पैसे आपने बचाए हैं उससे आप अच्छे से आराम से टाइम लेके घर ढूंढिए, और जैसे ही आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है आप तुरंत घर ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर घर ढूंढना एक सरदर्दी का काम है। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, ये आपका लक है टोटली कि आपको हो सकता है 4-5 दिन के अंदर भी घर मिल जाए, हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर भी घर ना मिले, क्योंकि यहाँ हर एक घर के लिए व्यूइंग होती है। इसलिए प्लस पॉइंट होगा, अगर आपके पास फैमिली नहीं है यहाँ पर तो आप आराम से उनके लिए अपने अकॉर्डिंग घर ढूंढ सकते हैं, हॉस्पिटल के पास ढूंढ सकते हैं, आपके पास सेविंग जमा हो सकती है जिससे कि आप अपना डिपॉजिट भी दे सकते हैं, और आप अपने बच्चों के टिकट और वीज़ा की फ़ीस जो भी है उसको आप
यूज़ कर सकते हैं उस मनी को। तो बेसिकली कुल मिला के बात यही आती है कि आप अपनी फैमिली को अपना ऑस्की क्लियर होने के बाद लाइए। जब आप खुद यहाँ पे सेटल हो चुके हैं तभी आप दूसरे को सेटल कराएंगे। वो कहते हैं ना कि जब तक आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप दूसरों को सेटिस्फाई नहीं करा सकते। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं वर्क वीज़ा पे, टियर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, तो आप जो है मेन एप्लीकेंट होंगे और जो आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है और जो आपके बच्चे हैं वो डिपेंडेंट उस पर आएंगे। तो मेन एप्लीकेंट होने के नाते आपको क्या क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए अपना पासपोर्ट, आपको चाहिए आपका यूके का वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पे लगा होता है जिसमें एक विग्नेट होती है, तो आपको वो चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए आपका बीआरपी कार्ड, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट कार्ड, जो कि आपको यहाँ आके जब आप आते हैं तो आपको विदिन 10 to 12 डेज पोस्ट ऑफिस में जाके कलेक्ट करना होता है। तो वो बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट आपको दिखाता है कि आप इतने सालों तक यहाँ यूके में रह सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप और आपको चाहिए होता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। फिर जब आप अपने स्पाउस का वीज़ा लगाते हैं, आपके स्पाउस के वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके स्पाउस के वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले आपके स्पाउस का पासपोर्ट चाहिए और कोशिश करिएगा कि उसकी जो वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स की हो। मतलब ऐसे ना हो कि 1 या 2 महीने में आपके जो स्पाउस है उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स की उसकी मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए, वो एक्सपायर ना होने वाला हो। फिर आपको आपके स्पाउस का चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। वो जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा ऑब्वियस सी बात है वही आपके स्पाउस के उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी लगेगा। उसके अलावा आपको आपके स्पाउस का टीबी सर्टिफिकेट चाहिए। टीबी सर्टिफिकेट के लिए आपके जो स्पाउस है उसको इंडिया में ही जो यूके के रिकॉग्नाइज्ड टीबी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जाकर आप अपना टीबी टेस्ट करा सकते हैं, वहाँ से आपको एक टीबी सर्टिफिकेट चाहिए। न्यू दिल्ली में 3 जगह पर ये टीबी टेस्ट होता है। एक साधु वासवानी मिशन हॉस्पिटल है जो कि साउथ एक्स में है लाजपत नगर में, और एक मैक्स करके हॉस्पिटल है वो भी शायद लाजपत नगर में है, और एक नया खुला है अपोलो का। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से टीबी सर्टिफिकेट के लिए यूके रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स है जहाँ से आपको आपके स्पाउस के लिए टीबी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आपको आपके स्पाउस का चाहिए पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आप जो है पासपोर्ट ऑनलाइन सेवा जो होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 15 डेज आपके हस्बैंड का जो है, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ का जो है पीसीसी आ जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए कि जो भी 18 साल से कम बच्चे हैं उनके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सेम उनका भी आपको पासपोर्ट चाहिए, वही कंडीशन है कि वैलिडिटी 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा वाली हो। उसके बाद आपको आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि आपकी वाइफ का और आपका नाम हो। उसके अलावा आपको बच्चों का भी टीबी सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये उठता है कि टीबी सर्टिफिकेट में जैसे आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है उनका तो चेस्ट एक्सरे होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका बस वो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करता है जो भी डॉक्टर होता है और उसके साथ वो टीबी सर्टिफिकेट दे देता है। बच्चों का कोई एक्सरे नहीं होता क्योंकि एक्सरे हार्मफुल रेडिएशन होती है तो बच्चों को वो अवॉइड करते हैं। तो आपके बच्चों का टीबी सर्टिफिकेट हो गया। फिर पीसीसी की आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बच्चे 18 साल से कम के हैं तो अभी वो बच्चे ही माने जाते हैं, अडल्ट नहीं माने जाते, तो इसलिए उनको पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें जो एक चीज़ और चाहिए वो होता है कंसेंट लेटर, कि जिसमें आपके फादर और मदर दोनों के साइन होते हैं कि भाई हम अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हम आपके बच्चे जो हैं उसको उनको यूके भेजने के लिए तैयार हैं। तो उसमें आपका जो है स्कैन, क्योंकि आप अगर यूके में बैठे हो तो आप बोलोगे आप साइन कैसे करोगे, तो आप एक एप्लीकेशन प्रिंट करिए, उसमें अपने साइन करिए, उसको स्कैन करके आप इंडिया भेजिए अपनी वाइफ के या हस्बैंड के पास, फिर वो वहाँ पर उसको साइन करेंगे। तो बच्चों के लिए एक ये लेटर जो है अलग से है। उसके अलावा आप जो है स्पॉन्सरशिप का भी दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर रहता हूँ या रहती हूँ यूके में इतने टाइम से इस एड्रेस पे, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहती हूँ तो मैं उनको यहाँ पर सपोर्ट करूँगी, और आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टेनेंसी एग्रीमेंट की भी एक कॉपी लगानी है कि जब आपके डिपेंडेंट लोग आएंगे तो वो यूके में कौन से एड्रेस पे रहेंगे। तो आपने जो भी घर ढूंढा होगा उसमें एक टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, तो उसमें आपके नाम से बाकायदा एग्रीमेंट है, तो आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा। एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि ऐसा ना हो कि आपने मतलब आपकी अगर मान लीजिए वाइफ आ रही है या हस्बैंड आ रहे हैं, उसके साथ आपके 2 बच्चे आ रहे हैं, तो आप एक ही की एप्लीकेशन में सारे पेपर लगाएंगे, नहीं। आपको हर एक की एप्लीकेशन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं तो आपकी वाइफ के उसमें वाइफ के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्लस आपके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी मैंने आपको बताया कि आपका पासपोर्ट चाहिए, COS चाहिए, BRP चाहिए, विग्नेट चाहिए यूके वीज़ा का। उसी तरीके से अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको पहले बच्चे में भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बच्चे के भी और अपने भी, और जो आपका दूसरा बच्चा उसके में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपने भी और बच्चे के भी। तो हर एक की इंडिविजुअल एप्लीकेशंस पे आपके
तीनों जगह वो सेट्स जाएंगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमने एक के उसमें दे दिया तो वो काम चल जाएगा। नहीं, आपको हर एक के लिए अलग से अपलोड करने हैं। और आते हैं कि इसमें टाइम कितना लगता है, ड्यूरेशन। अगर आपने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड जो टाइम है वो है विदिन 3 वीक्स जो है। अब आपका जो है डिसीजन आ जाता है कि वेदर आपके जो डिपेंडेंट है उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप जो है वो भी लगा सकते हैं, प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस। लेकिन जो है प्रायोरिटी सर्विस, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसके लिए आपको 25,000 रुपये अलग से देने हैं। और अगर आपको उसका जो डिसीजन होता है वो विदिन 5 वर्किंग डेज में आता है। सैटरडे संडे उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। सपोज आपने अगर फ्राइडे को प्रायोरिटी वीज़ा लगाया है तो सैटरडे संडे उसको हटा दीजिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको जो है डिसीजन मिल जाएगा। उसके अलावा एक होता है सुपर प्रायोरिटी सर्विस। उसमें क्या होता है, आपके लगते हैं 5,600 रुपीज़, जो कि आपने अगर आज अप्लाई किया तो आपको कल शाम तक की आखिरी तक डिसीजन मिल जाता है। तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो कोशिश करिए कि आप जो है स्टैंडर्ड वाला वीज़ा ही लीजिए जिसमें 3 वीक्स का टाइम लगता है। इसका है टीयर 2 वर्क वीज़ा, वो 3 साल का पहले लगता है। तो जितने साल का आपका वीज़ा बचा हुआ रह जाता उतने ही सालों का फिर आपके डिपेंडेंट का भी वीज़ा लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग वीज़ा फ़ीस होती है। तो मैंने जो वीज़ा फ़ीस पर पर्सन आपको पड़ेगी वो ऑलमोस्ट 49,000 समथिंग, मतलब 50,000 मान लीजिए वीज़ा फ़ीस जो आपकी ऑलमोस्ट 50,000 पर पर्सन पड़ेगी। उसके अलावा एक NHS सर्विस के भी पैसे जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। उससे आपको एक IHS नंबर मिलता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं उसको। तो वो ऑलमोस्ट आपको 1 लाख पर पर्सन पड़ता है अगर डिपेंडेंट वीज़ा में आप ला रहे हो। तो ये बात हालांकि रीइम्बर्स भी हो जाता है, आपको एक नंबर चाहिए होता है। तो आपको बेसिकली पैसे देने हैं, तो आप इसको 6 महीने के बाद आपको इसका रीइम्बर्समेंट भी मिल जाता है। उसके अलावा आप अगर अपने पार्टनर, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेके आना चाह रहे हैं तो आपको अपनी जो वाइफ है उसके लिए, जो हस्बैंड है उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 285 पाउंड आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास उनके लिए है। तो जो कि 28,500 रुपये होता है। उसके अलावा एक बच्चे के लिए आपको 31,500 दिखाने हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 2 बच्चे हैं जैसे, तो एक बच्चे का तो आपको 315 पाउंड हो गया। उसके बाद जो दूसरा बच्चा है या एडिशनल जितने भी बच्चे हैं उन पे आपको 200 पाउंड, मतलब 20 हज़ार रुपये ऐड ऑन होता जाएगा। तो सपोज अगर आपकी केवल वाइफ या हस्बैंड आ रहे हैं, उसके साथ एक बच्चा आ रहा है, तो 285 पाउंड आपके पार्टनर का हो गया, प्लस 315 आपके पहले वाले एक चाइल्ड का हो गया। तो वो कुल मिला के 600 पाउंड हो गया, मतलब 60,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। उसके अलावा आपको खुद को, अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपको 1270 पाउंड्स होने चाहिए आपके अकाउंट में, मतलब कि 1,27,000 के करीब आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपके अकाउंट में 2.5 से 3 लाख रुपए भी हैं तो वो इनफ है सपोर्ट करने के लिए आपके वाइफ को या हस्बैंड को और एक बच्चे को। तो जैसे अब बच्चों की क्वांटिटी, मतलब बच्चे बढ़ते जाएंगे, अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो 20 हज़ार रुपये आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये कुल मिला के आपको दिखाना है। और जो आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखानी है वो मिनिमम 1 मंथ की दिखानी है, 28 डेज़ की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे, अगर आप जो एप्लीकेशन है खुद से भी प्रोसेस कर सकते हैं या आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खुद से ही एप्लीकेशन को प्रोसेस किया था, तो उसका भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि अगर आपको खुद से अप्लाई करना है तो आपको कैसे करना है। आपको कुछ कुछ उसमें डिटेल्स होती है वो भरनी होती है, ईमेल अकाउंट बनाना है, पासवर्ड बनाना है, फिर उसी ईमेल अकाउंट से आप आगे के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वीज़ा की फ़ीस भरिए। तो दोस्तों अगर आप अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे UK डिपेंडेंट वीज़ा, तो उसके बाद आपको बहुत सारी जो है वेबसाइट्स खुल के आएंगी। तो जो government.uk की वेबसाइट है आप उसमें ही क्लिक करिएगा। जैसे कि मैंने इसमें क्लिक करा है तो मेरे पास ये वेबसाइट खुल गई। तो इसमें ऑप्शन सारे आ गए हैं कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है, पार्टनर के लिए, चाइल्ड के लिए। इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या आपकी कॉस्ट, कितना आपको दिखाना है अकाउंट में। तो यही है। इसमें आप क्या करेंगे, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर नीचे देख के पढ़ेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा अप्लाई आउटसाइड UK करके। तो वो वाला ऑप्शन आपको जो है क्लिक करना है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अभी आप नीचे जाएंगे, पार्टनर के बाद आ गया, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर आउटसाइड UK। अगर चाइल्ड का करना है तो चाइल्ड का। फिर आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करें, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के लिए, वेल्स के लिए। फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपके पास EU, यूरोपियन यूनियन या फिर स्विस पासपोर्ट है, तो इसमें हम नो करेंगे क्योंकि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है।
उसके बाद जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, एक्सेप्ट एनालिटिक कुकीज़ कर दीजिए। उसके बाद आएगा आपका कन्फर्म योर वीज़ा टाइप, जिसमें पार्टनर डिपेंडेंट वीज़ा या चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा। अगर आप स्पाउस के लिए करें तो पार्टनर और चाइल्ड के लिए करें तो चाइल्ड। तो मैंने यहाँ पर पार्टनर वाला सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा बायोमेट्रिक के लिए कि आप जो बायोमेट्रिक प्रोवाइड कराएंगे कहाँ कराएंगे। तो इसमें आप, क्योंकि इंडिया में बच्चे और फैमिली है, तो आप इसमें इंडिया टाइप करेंगे। तो इंडिया टाइप करने पे ऑप्शन आ जाता है इंडिया का। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद जब आप इसमें कर देंगे नेक्स्ट, तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली कौन से VFS में जाना है इंडिया में, तो उसमें आप क्लिक करिएगा। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे बिफोर यू स्टार्ट आएगा, सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिखाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा कि क्या क्या आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस दिखेगा फिंगरप्रिंटिंग्स वगैरह का। फिर यहाँ पर एक ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा और एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो करेंगे और उसमें पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो 25 मिनट के लिए ये लिंक जो है वैलिड होता है। तो आप कोशिश करिए कि जब आप फ्री हो आप तभी अप्लाई करें पूरा प्रोसेस। तो जैसे आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट कर देंगे तो आपकी UKVI में लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। फिर उसी में आपकी पूरी एप्लीकेशन का आप फॉर्म भरेंगे और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने उसमें अपलोड करेंगे और फिर आपको जितनी भी पेमेंट है वो करेंगे और उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और वीज़ा अपॉइंटमेंट का सब कुछ मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको बताऊँगी। फिर आप एक सेंटर चुनते हैं, VFS का सेंटर होता है जहाँ पर जाकर के आपकी फैमिली को आपने बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट मतलब फिंगरप्रिंटिंग देनी होती है। वो फिंगरप्रिंटिंग इसलिए चाहिए होती है कि आप जब वो UK में आएंगे तो उनको भी BRP कार्ड मिलेगा विद इन 10 to 12 डेज़। तो उसके लिए फिंगरप्रिंटिंग और एक फ़ोटो वगैरह खींचती है। तो इसके लिए आपको VFS में जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद 3 वीक्स के बाद अगर आपने स्टैंडर्ड वाला वीज़ा अप्लाई किया तो 3 वीक्स के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। और अगर आपने प्रायोरिटी वाला वीज़ा अप्लाई किया तो 5 डेज़ के अंदर, विद इन वर्किंग 5 डेज़ के अंदर आपके बच्चों का और आपकी फैमिली का वीज़ा आपके पास आ जाता है। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद इंडिया जाइए और ये सब काम करके उनको लेके आइए। तो दोस्तों यही है सारा प्रोसेस UK में अपने डिपेंडेंट्स को लाने का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स का जवाब दूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान कि ज़िंदगी भी कितनी अजीब सी है, ज़िंदगी भी कितनी अजीब सी है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो लोग सवाल करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, दुनिया की बिल्कुल परवाह मत कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।